एक हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मोड फ्लो का बेसिक आइडिया कि हम मोड फ्लो क्यों यूज़ करते हैं अपने पार्ट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मोड फ्लो एनालिसिस का वर्क फ्लो कैसा है, यानी कि हम किस ऑर्डर में क्या चीज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्वर जो मोड फ्लो यूज़ कर रहा है वो काम कैसे करता है। नेक्स्ट हम आएंगे मैशिंग के कैटेगरी में। मैशिंग कैटेगरी में हम देखेंगे कि कितने तरीके का मैश होता है। नेमली जैसे आपको 3D मैश बनाने को मिल सकता है, मिड प्लेन मैश बनाना हो सकता है, डुअल डोमेन मैश बनाना हो सकता है, जो आप इस कोर्स में देखोगे कि कितने तरीके के मैश होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मैश टाइप डिसाइड कैसे करना है। आपको पता लग गया कि कौन सा मैश है, अब मैश टाइप कैसे डिसाइड करें इस कंपोनेंट के लिए। उसके बाद हम मोड फ्लो के अंदर ही मैश क्रिएट करना सीखेंगे और जो हमने मैश बनाया है उसकी क्वालिटी भी क्लियर करना सीखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा मॉडलिंग फेज। मॉडलिंग फेज के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरीके के गेट होते हैं, हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा गेट टाइप हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने गेट टाइप बनाना है, जो हमने चूज़ किया है, उसको हम मोड फ्लो में कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम कूलिंग चैनल की मॉडलिंग करेंगे मोड फ्लो के अंदर ही, क्योंकि उसका भी एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप के एनालिसिस देखेंगे। ये पोर्शन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है, ये पूरा पोर्शन। इसके अंदर हम फिल पैक वॉक एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम कूल फिल पैक वॉक एनालिसिस देखेंगे। फिर हम गेट लोकेशन का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट मोल्डिंग का एनालिसिस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्क्रू ड्राइवर एक अच्छा एग्जांपल है। स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक का है, उसके अंदर आप मेटल का भी देखोगे एक पीस आ रहा होता है, तो इंसर्ट मोल्डिंग बोलते हैं उसको। वो भी हम एनालिसिस करेंगे। वेयर गेट एनालिसिस भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली हॉट रेजर हम यूज़ करते हैं, तो कौन सा वाल्व कब खोलना है उसका भी एनालिसिस हम करेंगे, ताकि हमारे पार्ट जब भरे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आएंगे हम प्रोसेस सेटिंग में। इसमें हम मटेरियल कैसे सेलेक्ट करते हैं वो चूज़ करेंगे। यूबीडी एक फाइल है मोल्ड को जो पहचानती है, वो हम जब सप्लायर से लेते हैं उसको कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम प्रोसेस सेटिंग देखेंगे कि हमें क्या प्रोसेस सेटिंग रखनी चाहिए अपना एक मोल्ड को रिपोर्ट बनाने के लिए, ताकि हमारे पार्ट में कोई डिफेक्ट ना आए। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोसेस सेटिंग को अलग अलग तरीके में, यानी कि अलग अलग एनालिसिस जो हम यहाँ पे देख रहे थे ऊपर फोर्थ पॉइंट में, कैसे यूज़ करना है, वो हम डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे प्रोसेस सेटिंग को। अब जो हमने रिजल्ट पहले देखे थे, जो हमने रिजल्ट निकाले थे पहले, यानी कि फिल पैक वर्क किया था, पूल फिल पैक वर्क किया था, हम देखेंगे कि उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हमने एनालिसिस करके देख लिया उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर काफ़ी फ्रूटफुल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको मोल्ड फॉर रिपोर्ट कैसे बना के एक्सपोर्ट करना है। हम ऐसी भी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे दो रिपोर्ट का कि एक दूसरे से बेहतर कैसे है। उसके बाद आपको लास्ट में कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि रिवर्स वॉरपेज। वॉरपेज अगर आपने सुना हो, जब वॉरपेज डिफेक्ट आता है तो उसको ठीक भी हम कर सकते हैं मोल्ड फ्लो के अंदर ही, वो हम सीखेंगे कैसे करना है। शेप फैक्टर एनालिसिस एक अच्छा टॉपिक है। शेप फैक्टर हमें बताता है कि पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इफेक्ट कर रही है मटेरियल फ्लो को, वो भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है कोर शिफ्ट एनालिसिस, यानी कि जब कोर की मिसअलाइनमेंट हो जाती है तो जो डायमेंशनल इनएक्यूरेसी आती है वो भी हम मोल्ड फ्लो से पता लगा सकते हैं। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली मिसअलाइनमेंट कितनी हुई है। उसके बाद हम करेंगे टू की एनालिसिस। टू की एनालिसिस टू कंपोनेंट एनालिसिस होता है, जब आप दो मटेरियल मिला के एक कंपोनेंट बना रहे हो उसको कहते हैं टू के, वो भी हम पढ़ेंगे। लास्ट में हमारा दिख रहा है आपको कन्फॉर्मल कूलिंग एनालिसिस। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कूलिंग की इसकी रहती है। इसमें कंपोनेंट के आसपास से कूलिंग चैनल बनाए जाते हैं, आपकी सिंपल ड्रिल कूलिंग जैसी नहीं है ये। उसको भी हम देखेंगे कि कैसे एनालाइज करना है।
तो हम एक सैम्पल रिपोर्ट देखेंगे कोर्स शुरू करने से पहले। हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैम्पल रिपोर्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब आप एक डिलीवरी करोगे अपने कस्टमर को मोल्टो रिपोर्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो सकता है आपको इस सेशन में कुछ भी ना समझ आए या थोड़ा बहुत समझ आए, विच इज़ परफेक्टली फाइन क्योंकि हमने अभी कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। पर जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब आप इस वीडियो पे दोबारा आना और इस रिपोर्ट को दोबारा देखना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब आपको पता लगेगा कि आप A to Z इस पूरी रिपोर्ट को फॉलो कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पेज में क्या देते हैं, हम पहले बताते हैं कि इस रिपोर्ट का काम क्या है, क्या एम है। यहाँ पे हमने लिखा है डिफाइन एंड ऑप्टिमाइज द इंजेक्शन सिस्टम एंड फिलिंग ऑफ बी पिलर। बी पिलर हमारा एक पार्ट है जिसको हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं इंजेक्शन सिस्टम से। तो उसके अंदर हमने कुछ नहीं, बस डेट मेंशन करी है, सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन किया है, टाइप ऑफ सिमुलेशन हम किस टाइप का सिमुलेशन यूज़ करने वाले हैं, हमारी मेन एजम्पशन क्या रही है। यहाँ पे हम जब आगे देखेंगे स्लाइड में कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। पार्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एस्थेटिकली इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखने में अच्छा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। कैट नंबर ये एक इंटरनल चीज़ है। नंबर ऑफ कैविटी ये कितने पीस का मोल्ड बना हुआ है। इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर कौन सी यूज़ हो रहा है, सीक्वेंशियल, जो आपको आगे पता लग जाएगा। रॉ मटेरियल इस सैंपल का क्या है वो हमने मेंशन किया है। यहाँ पे हम क्लैम्प टनेज दिखा पा रहे हैं, नॉमिनल थिकनेस जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, एस्पेक्ट रेशियो आपको जब हम आगे जाएंगे कोर्स करते टाइम तब ज़्यादा समझ आएगा। सेम चीज़ आपको पार्ट और मेश वॉल्यूम के लिए भी मैं बोलूँगा, आपको तब जाके ज़्यादा समझ आएगा। और फीड वॉल्यूम, आपकी जो फीड है यानी कि हिंदी में वेट है, उसका वॉल्यूम एक्चुअली में कितना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये थिकनेस डिटेल है। हमें नॉमिनल वॉल थिकनेस यानी कि जो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस होनी चाहिए थी वो 2.5 mm बताई गई थी, यहाँ पे दिख रही है। पर जहाँ जहाँ पे वेरिएशन है 2.5 के अलावा वो भी हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 mm आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3.3, और ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि 1.2 से 5 mm तक वेरी कर रही है ये थिकनेस। नेक्स्ट हमारा फीड सिस्टम है। हम इसमें फीड के बारे में डिटेल्स देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 2 कैविटी का मोल्ड है, यहाँ पे एज गेट हमने लगाया है और यहाँ पे हॉट टनल सिस्टम यूज़ किया है, तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं। और गेट के बारे में भी हमने कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिया, जैसे कि आउटर डाया कितना होना चाहिए, उसका पिन डाया कितना होना चाहिए। नेक्स्ट पेज भी फीड सिस्टम के अंदर ही आता है। और लास्ट पेज फीड सिस्टम का क्या कहता है कि जो आपका फीड सिस्टम है, यानी कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो मोल्ड डिज़ाइन करेगा वो इस इमेज को ध्यान में रखते हुए ही अपना गेटिंग प्लेस करेगा। और यहीं पे ही क्यों प्लेस करेगा, वो मोल्ड डिज़ाइन तब सक्सेसफुल होगा जब हम मोल्ड फ्लो की रिपोर्ट उसको अच्छी देंगे। आगे आपको ज़्यादा समझ आएगा इसके बारे में। प्रोसेस सेटिंग वो सेटिंग है जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मोल्ड टेम्परेचर, मेल्ट टेम्परेचर, इंजेक्शन टाइम, ये सब हमें पता लग रहा है। इसका आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा। फिल टाइम हमने 4 पार्ट्स में मेंशन कर रखा है। ये 25% पे है जब फर्स्ट नोजल ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये 50% पे, ये 75% पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड नोजल ओपन हो गया है। और अब ये पार्ट पूरा भर चुका है जब थर्ड नोजल ओपन हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट की फिल टाइम एनिमेशन। इस एनिमेशन में 0 से लेकर टोटल जितना भी टाइम लग रहा है आपको एनिमेशन दिखेगी पार्ट कैसे फिल हो रहा है। अभी इसमें कुछ और जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब हम डीपली स्टडी करेंगे तब इसका यूज़ समझ आएगा आपको। बाकी हम कमेंट्स पे भी मेंशन कर देते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे एनसर्कल भी कर दिया है जहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम दिख रही थी। नेक्स्ट है फिल टाइम कॉन्टूर्स। फिल टाइम कॉन्टूर्स पहली वाली एनिमेशन से इसलिए अलग है क्योंकि ये हमें बस फिलिंग नहीं, फ्लो का पैटर्न भी दिखाता है। जैसे कि हेजिटेशन एक डिफेक्ट है, आपको पता लग जाएगा। एक और डिफेक्ट है शॉर्ट शॉर्ट, वो भी आप इससे अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रेशर एट वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर। ये वो प्रेशर है जब इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस फिलिंग से पैकिंग में चला जाता है। अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। मैक्सिमम प्रेशर नाम से ही समझ आ रहा है कि फीड के साथ जो मैक्सिमम प्रेशर हमने एक्सपीरियंस किया इस पार्ट के लिए वो कितना है। यहाँ पे 75 मेगापास्कल लिखा आ रहा है। और अब आ रहा है विदाउट फीड, जब फीड नहीं थी तो मैक्सिमम प्रेशर कितना था, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर एट फ्लो फ्रंट, जब फिलिंग होती है उस वक्त क्या टेम्परेचर कहाँ पे कितना रहा है उसको बता रहा है। अब इसका मेन पर्पस ये है कि इसके वेरिएशन से, यानी कि इसकी एक्सेप्टेबल रेंज अगर होगी तो हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि जो वेल्ड लाइन आने वाली है उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये इजेक्शन के बाद की श्रिंकेज आपको बता रहा है कि आपका सैंपल कितना श्रिंक हुआ है परसेंटेज वाइज। और जगह जगह अलग अलग जगह आप देख सकते हैं अलग अलग परसेंटेज लिखी हुई आ रही है। ये प्रेशर एट इंजेक्शन लोकेशन बता रहा है, जहाँ पे आपकी नोजल होगी, जहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हो मटेरियल, वहाँ पे क्या कितना प्रेशर है। नेक्स्ट है क्लैम्प फोर्स। आपने देखा होगा कि मशीन का भी एक क्लैंपिंग कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे क्लैम्प फोर्स दिखा रहा है कितना है, तो कितना क्लैम्प फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो मेंशन कर रखा है हमने यहाँ पे 2290 टन्स। नेक्स्ट है शेयर रेट। शेयर रेट अगर मटेरियल से एक्सीड कर जाएगा तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यानी कि कुछ प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं तो वार्पिंग, पीस वार्प होता है, डायमेंशनली इनएक्यूरेट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया है कि यहाँ पे हाई शेयर रेट था इतने टाइम पर, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या क्या रेमेडीज यूज़ करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। शेयर स्ट्रेस अगेन शेयर रेट से ही रिलेटेड है, ये भी मटेरियल का एक्ससीड नहीं करना चाहिए। सिंक मार्क एक बहुत कॉमन डिफेक्ट है, ये तब आता है जब आपकी नॉमिनल थिकनेस से ज़्यादा एक जगह थिकनेस होगी तो वहाँ पे कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, और हिंदी में बोलते हैं इसको सोक आना। तो आपको एक डिप्रेशन सी मिल जाती है जो आप पार्ट पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसको मार्क करके दिखा रखा है। यहाँ पे सिंक मार्क आने का चांस है क्योंकि जो हमारी नॉमिनल वॉल थिकनेस थी वो 2.5 mm थी, यहाँ पे देखो कितना कम चला गया है। इस अगर आप एरिया में जूम्ड एरिया में अगर आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट है आपकी वेल्ड लाइन। वेल्ड लाइन तब आती है जब दो फ्लो फ्रंट यानी कि दो बहते हुए फ्लोस जब आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो एक वेल्ड लाइन क्रिएट होती है। अभी वेल्ड लाइन आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब हम कोर्स से प्रोसीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों अच्छी नहीं है और पार्ट की एस्थेटिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जो कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पेज पे कि पार्ट की एस्थेटिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रैप, ये आप ट्रांसपेरेंट पार्ट में ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो। जब एयर ट्रैप हो जाती है यानी कि कैद हो जाती है तब आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। डिफ्लेक्शन, नाम से पता लग रहा है कि पार्ट कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ये एक्स वाई और जेड तीनों में डिफ्लेक्शन हम जूम करके दिखा रहे हैं 3 टाइम्स। आगे वाली स्लाइड में आपको एक्स और वाई, लास्ट में जेड डायरेक्शन में अलग अलग डिफ्लेक्शन शो कर रखी है। लास्ट में हम एक कंक्लूजन दे देते हैं और ऑब्जर्वेशन की हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया और उनको किस बात का ध्यान रखना है। उनकी तरफ से एक आउटपुट आता है, कस्टमर की तरफ से एक आउटपुट आता है, उसके बाद हम इस पार्ट पे दोबारा काम करेंगे या वो जैसा सजेशन देंगे हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दोबारा से मॉडिफाई रिपोर्ट जनरेट करेंगे।